तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। देखिए, मेगास्थनीज ये यूनान का था जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था, इसे भेजा किसने था? तो सेल्यूकस ने भेजा था 305 ईसा पूर्व में। अभी किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो बुक है, पुस्तक है इंडिका, इस पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, तो जो कुछ भी उसने भारत में देखा था तो उसने इंडिका नामक पुस्तक में उसका विस्तृत वर्णन किया था। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देखिए, जो मौर्य सम्राट अशोक थे तो इन्हें देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अशोक के शिलालेख थे तो इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था, यानी कि इनका अर्थ स्पष्ट किसने किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। तो देखिए, जेम्स प्रिंसिप ये अंग्रेज विद्वान तथा पुरातात्विक था जिसने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। तो देखिए, जो अशोक के शिलालेख थे ये अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और इनकी लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो देखिए, महान सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, सांची के स्तूप कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश के सांची में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो देखिए, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो देखिए, कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच 262 से 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और देखिए, इस युद्ध ने सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति का अंत कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध से अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला था, क्योंकि ये जो युद्ध था ये बहुत ही भयानक युद्ध था। इसमें करीब लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान और परोपकार का रास्ता अपना लिया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश ने अधिकांश सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाए थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, लेड। तो देखिए, जो सातवाहन वंश था तो इसने सर्वप्रथम सबसे पहले लेड यानी कि शीशे का सिक्का जारी किया था। तो सातवाहन वंश सबसे ज़्यादा ये मुख्यतः लेड के शीशे बनाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, कनिष्क ने। तो देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग आरंभ कराया था। देखिए, चीन से होने वाला रेशम का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था, यानी कि सिल्क मार्ग से होता था। तो सिल्क मार्ग भारतीयों के लिए किसने आरंभ कराया था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कनिष्क ने। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय संवत है कौन सा है? तो शक संवत है। तो इस शक संवत को किसने आरंभ कराया था? तो कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। तो भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? तो शक संवत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क के। तो देखिए, जो चरक थे ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे और देखिए, इन्होंने यानी कि चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ का संकलन भी किया है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, तो इसके समकालीन कौन कौन थे?
तो इसका आंसर बी हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो ये तीनों ही कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। तो देखिए बिहार के बोधगया में जो प्रथम महाबोधि मंदिर है, तो इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और देखिए यहाँ पर ही यानी कि ये जो बोधगया है, यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए जो पांड्या साम्राज्य था, इसकी राजधानी थी मदुरै यानी कि मदुरई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जैन धर्म से। तो देखिए जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। तो यह जैन मुनि तिरुतक देवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये जो जीवक चिंतामणि है, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किसके अधीन फली थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाण काल में। तो देखिए जो गंधार कला थी, ये किस काल में सबसे ज़्यादा फली थी? तो ये कुषाण काल में फली थी। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो जो कुषाण काल का शासक था कनिष्क, तो इसके काल में गंधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था। देखिए गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद में संस्कृत साहित्य में मिलता है। देखिए गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इस कला की शैली यूनानी और रोमन थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो मौर्य साम्राज्य था यानी कि मौर्य राजवंश था, ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। तो देखिए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। देखिए इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर दूर ये विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में की गई थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो देखिए यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, क्योंकि 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। और एक संधि हुई थी जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, यानी कि कौटिल्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो देखिए जो चाणक्य थे यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, बाणभट्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी में ही बाणभट्ट है। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी इन दोनों के लेखक हैं बाणभट्ट। अब देखिए बात करें जो हर्षचरित्र है, तो यह संस्कृत भाषा में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। और जो कादम्बरी है, यह भी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। इसके रचनाकार भी बाणभट्ट है। और देखिए कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए बाणभट्ट जो थे, ये हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए आपको बताना है, अभी हाल ही में 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।